बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब और सीनियर तजज़ियाकार साबिक़ सिफारतकार ज़फ़र हिलाली साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, इस पूरे मंजरनामे में जो इस वक्त पनप रहा है, बैनुल अक़वामी मंजरनामा क्या है, पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पे क्या है, ट्रंप की हर दौरे के अंदर या हर किसी से मुलाकात के अंदर पाकिस्तान का तज़किरा इस वक्त क्यों ज़रूरी हो चुका है और मुस्तक़बिल के अंदर पाकिस्तान को अपनी हिकमत अमली में क्या तब्दीलियाँ लाना है, इसके ऊपर बिलखुसूस बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि बजट जो है वो तश्कील पाना है और बजट के हवाले से जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि अगले महीने में बजट जो है वो पेश कर दिया जाएगा और कुछ इत्तलात तो ये भी हैं कि ईद से पहले बजट पेश करने की तैयारी है। लेकिन वो जो तैयारियां चल रही हैं उसमें किन निकात के ऊपर या किन शोबों के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, जहाँ पे लूप होल्स हैं उस पर ओवरकम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज के दिन देखा जाए तो मोदी ने जिस दिन पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पे तरक्की देने के बाद कंधे पे बैजेस लगाए गए, तो उसी दिन मोदी जो है वो राजस्थान के अंदर ये बात करता है कि जिन दरियाओं पे पाकिस्तान का हक नहीं है हम उनको पानी नहीं देंगे, और फिर वो नीलम का पानी रोकने की बात करे और उस पर इकदामात भी कर ले। तो आने वाले दिनों में ये मंजरनामा किस तरफ को जाता हुआ दिखाई देगा और हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो सियासी इकाई है वो किस तरीके से मंजर आम पे आ सकती है या उसकी बुनियाद क्या बन सकती है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सियासी माहौल में कशीदगी देख रहे हैं या फिर अफ़हाम तफ़हीम का मंजरनामा देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन जहाँ तक आपने बात की है कि सियासी माहौल में कशीदगी या सियासी माहौल में आप आने वाले वक्त में बेहतरी तो बहुत हो चुकी थी। मैं किसी भी सियासी जमात के शख्स के मुंह से किसी दूसरे के खिलाफ बात नहीं सुन रहा था, ना पीटीआई के मुंह से किसी के खिलाफ सुन रहा था, ना मुस्लिम लीग नून के मुंह से किसी के लीडर के मुंह से सुन रहा था, ना पीपल्स पार्टी की तरफ से सुन रहा था, ना किसी भी सियासी जमात। लेकिन आज सुबह से इस तरह लग रहा है कि जिस तरह बाकायदा प्री प्लान पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल को खराब किया जा रहा है। आप देखिए ना कि सुबह से एक सियासी जमात जो है वो दोबारा से तहरीक इंसाफ पर तनकीद के तीर बजा रही है, दोबारा से तहरीक इंसाफ को बेहद तनकीद का निशाना बना रही है। तो वो जुम्मेदार सियासी जमात है, इक़्तिदार में बैठी हुई है और ये सारा इक़्तिदार में बैठ के सारे माहौल को दुरुस्त करना, माहौल को बेहतर बनाना फेवर में भी उनकी जाता था और इसका एडवांटेज भी उनको मिलना था, क्रेडिट भी उनको मिलना था। आने वाले वक्त में इक़्तिदार की जहां वो इक़्तिदार कर रहे हैं वहां पे भी सब कुछ उन्हीं ही को मिलना था, लेकिन अचानक से सियासी माहौल को खराब कर दिया गया। हालांकि ये वक्त तक सियासी माहौल को इसी तरह रहने देते और एक कौमी सतह पर एक डायलॉग कराते और इस डायलॉग के बाद ये फैसला किया जाता कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तमाम सियासी जमातें जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ी होंगी और पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए इससे अच्छा और बेहतरीन वक्त नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि वो सारी चीजें मुझे टूटती हुई नजर आई। वो क्या हुआ कि सारे आपस में बिखरते हुए नजर आए। फिर क्या हुआ कि सारे जो है उनके आपस में इख्तलाफात दोबारा से शुरू हो गए। और जब सियासी जमात पे तनकीद करेंगे, जब आप अपने जलसे जुलूसों में, अपनी तकारीब में ऐसा उस सियासी जमात को तनकीद का निशाना बनाएंगे, तो आप ये समझते हैं कि आगे से फूल आएंगे, आप ये समझते हैं कि आगे से गूंगे बैठे हुए हैं, आप ये समझते हैं कि आगे से जवाब नहीं आएगा, फिर सब कुछ आएगा यार सर। लेकिन ये वक्त ऐसा काम करने का नहीं था। बहुत मुद्दत बाद ये पाकिस्तानी अवाम एक कौम बनी थी और जिस कौम भी ऐसी बन चुकी थी कि जिस सियासी जमात से सबसे ज्यादा इख्तलाफ था वो बार बार कह रहे थे आइए हमारे साथ बैठें, आइए हमें अपने साथ बिठाएं और बिठाकर हम इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि इस पर इस कदर अचानक से तब्दीली क्यों हुई, क्या तब्दीली हुई, तब्दीली करवाई गई या फिर कुछ लोग चाहते हैं कि ये सियासी माहौल बेहतर ना हो। ठीक, हिलाली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाली साहब, मैं बैनुल अक़वामी मंजरनामे पे आपसे बात का आगाज़ करना है, लेकिन ये जो अभी राना साहब बात कर रहे हैं इसी ज़िमन के अंदर आपकी भी राय दरकार है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से पहले हमने ये भी देखा कि जब भारत से हमें फ़तह मिली है
तो मजमूई तौर पे सबका शुक्रिया अदा किया गया, उनके मुस्बत किरदार की तारीफ़ की गई कि सब ने अपना अपना ठीक किरदार निभाया। लेकिन इस वक्त में बातें अब फिर से ये होना शुरू हो गई हैं कि 9 मई ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, बिलाशुबा पहुंचाया, लेकिन वो ये फिर कहें कि भारत से ज़्यादा नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया है, इनको पॉइंट आउट करना चाहिए, इनको देखना चाहिए, इनका कला कमा करना चाहिए। जब ये बयानियां हो तो फिर सियासी तौर पे एका किस तरीके से होगा? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और राना साहब ने भी मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा जवाब दिया है। मैं ये समझ ही नहीं सकता कि ऐसे मौके पे जो मोदी का पूरा उसका प्लान ही ये है कि पाकिस्तान को डिवाइड करो, पाकिस्तान को ये डिस्टेबलाइज करो और पाकिस्तान को तोड़ो, ये है उसका एजेंडा। डी न्यूक्लियराइज, डिस्टेबलाइज, डिसइंटीग्रेट। क्या ये समझ नहीं आ रही है? और क्या ये वक्त है, यही वक्त है कि वो बोलें? ये वक्त जब हमारा अभी स्पिरिट बढ़ रहा था, वी वर राइजिंग, दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान का परफॉर्मेंस वाज मच बेटर देन एक्सपेक्टेड, बट वो कह रहे थे कि हम यकीन ही नहीं करते हैं कि इतना बड़ा फतह उनका हुआ है। और हम और इंडिया जो डिप्लोमेटिकली किधर नहीं थी, उसको हमने we have defeated it, we have emerged more stronger and better। ऐसे मौके पे जाके, और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि हर पार्टी जो भी हो, जेल में हो, जेल के बाहर हो, किधर भी हो, कैसे भी हो, उन्होंने कहा इस ऐसे मौके पे हम एक हैं, हम पाकिस्तान के लिए खड़े होते। क्यों, क्या जरूरत था नून को ये जाके करने का लिए? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। ऑनेस्ट टू गॉड आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। ये तो खैर अब मैं कुछ क्या कह सकता हूँ, मुझे तो कभी समझ नहीं आ सकती है कि इस वक्त ऐसे लम्हे पे इन्होंने आके ये स्टेटमेंट्स दिए। वेरी सैड, वेरी अनफॉर्चुनेट। सही हिलारी साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इन्होंने इस लम्हे पर इस वक्त पे दी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस स्टेटमेंट के बाद किसी और भी जुम्मेदार शख्स ने इन्हें समझाने की कोशिश भी नहीं की। तो इसका मतलब है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जिस मुत्तहिद पाकिस्तान या मुत्तहिद कौम हम चाहते थे, जो बन चुकी थी, उसको अब तोड़ने के लिए सियासतदान खुद रोल अदा करे? नहीं, आई थिंक बिल्कुल बहुत अच्छा कहा आपने। लगता ये है कि सियासतदान हमें बेहतरी नहीं ला रहे हैं, वो तो बुराई कर रहे हैं, सियासतदान ही कर रहे हैं। कि क्या ये बताना चाहते हैं कि हमारे में कंजेनिटली इम्पॉसिबल है, हमारे ये जीन्स में है, नेचर में है कि हम इकट्ठे नहीं हो सकते, और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे नहीं हो सकते, अपने नैरो इंटरेस्ट को ही प्रमोट करते हैं। मैं आई एम शॉक्ड, आई एम रियली शॉक्ड। सही हिलाली साहब, मुझे आपसे बिलखुसूस बात करनी है इस वक्त बैनुल अक़वामी मंजरनामे पे। डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप देखें, जब से ये सीज़ फायर हुआ उसके बाद मुख्तलिफ मवाक़ों के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो क्रेडिट भी लिया इसका सीज़ फायर का कि ये मैंने करवाया, दूसरा वो पाकिस्तान को हिंदुस्तान की बराबरी के ऊपर रख के और कई मौक़ों पे बरतर रख के बात कर रहे हैं। यानी कल अगर देखा जाए जनूबी अफ्रीकी सदर के साथ मुलाकात थी और उस मुलाकात में भी पाकिस्तान का हवाला कि ग्रेट लीडर हैं वहाँ के और उनके साथ कारोबार भी करना चाहता हूँ। तो ये बार बार पाकिस्तान का नाम जो है ये पाकिस्तान को किस पोजीशन पे लेके गया है और इसके पीछे के मकासद क्या है? देखिए, पहली बात तो ये बड़ा सिंसियर है। ये मत समझे कि हमें ये ऐसा ही मस्का लगा रहा है, ये ना समझे कि हमें, देखिए इसने, मैं बताता हूँ क्यों, और ये शायद पता नहीं आपको शायद पता हो, मगर मैं तो समझता हूँ इन अ सेंस ये शायद ब्रेकिंग न्यूज़ है। आपको पता है कि ट्रंप ने 2 अपने कंपनीज को, एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी उसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस, और दूसरा एक माइनिंग कंपनी जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप DTE, मैं नहीं पता DTE वो मैंने क्या है, DTE मार्क्स डेफी। ये 2 कंपनीज को उसने, विच आप मेरे ख्याल में उसके जो बच्चे हैं वो चलाते हैं इनको अल्टीमेटली, वो 2 कंपनीज को पाकिस्तान में रजिस्टर करवाया है अभी, और हमारे लीडरशिप को पता है कि ये 2 कंपनीज रजिस्टर हुए हैं।
और मैंने फिर एक कंपनी जो बड़ा अच्छा कंपनी है ICIL, एक पाकिस्तानी कंपनी है जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर को ढूंढता है, OBO, ये अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर को ढूंढने के लिए यासर बड़ा मुश्किल काम है ये। कभी वो कहते हैं UBO को ढूंढना इज मोर डिफिकल्ट देन UFO को आइडेंटिफाई करना। और ये जो किया इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया है हमें कि ये कंपनीज के मालिक कौन है। अब आप सोचिए तो सही कि अगर आप समझते हैं कि ट्रंप को अगर पाकिस्तान के फ्यूचर में ये नहीं होता, कन्विक्शन नहीं होता कि पाकिस्तान बढ़ेगा, पाकिस्तान इज वायबल, इट्स गुड, इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है, ये वो करते? कभी नहीं करते। ये वो कहता? कभी नहीं कहता। चलिए कह देता, समझो हमें मस्का लगाने के लिए कह देता, वो चाहता है सीज फायर हो, ये हो, वो हो, मगर अपनी कंपनीज को भेजता, अपने बच्चों के पैसे लगाता? आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो मैं समझता हूं कि ट्रंप ने जो कहा है वो बिलीव करता है और हमें भी मानना चाहिए कि वो ऐसी चीज मानता है, यानी कि जेन्युइन बिलीफ है उसका। लेकिन हिलाली साहब, अगर हम ट्रंप जो कह रहा है, ट्रंप जितनी तारीफें कर रहा है और ट्रंप अमेरिका और पाकिस्तान की मोहब्बत में बहुत इजाफा हो रहा है, तो क्या इससे चाइना के साथ हमारे तल्लुकात पे फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका और चाइना दोनों एक चीज कर रहे हैं, दोनों पाकिस्तान को बेनिफिट कर रहे हैं। क्यों चाहेगा? वाई शुड? वो क्या कह रहा है, चाइना क्यों इतराज करेगा? कहेगा ठीक है यार, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, वो भी देना चाहते हैं, वो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तुम्हारी इकोनॉमी बेहतर होगी, तुम हमारे दोस्त हो, वी विश आवर फ्रेंड्स वेल, हम चाहते हैं हमारे दोस्त को। बिल्कुल कोई ऐसी बात में नहीं होगा। ये तो नहीं है कि आप कोई जाके एक स्पेशली डायरेक्टेड है चाइना, कोई एक रोग एजेंसी को आप मदद कर रहे हैं और वो जाके चाइना में डिस्टेबलाइज, चाइना में जाके जो भी हरकत करना चाहते हैं, ऐसे एब्सोल्युटली नॉनसेंस। ये हो ही नहीं सकता कि हमारे रिलेशनशिप दूसरे मुल्कों के साथ जो भी हो, बेशक वो चाइना के दुश्मन हो, चाइना इज अ फ्रेंड। दुश्मन, अगर आपका दोस्त, आपका वेल विशर देखता है कि उसका दुश्मन भी आपको तगड़ा कर रहा है, वो कहेगा बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं, वो होती है दोस्ती। सही। हिलाली साहब, मेरा सवाल एक ये कि आज राजस्थान में एक तकरीब थी जिससे भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब किया। उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली बात ये की कि पहलगाम के वाक़े के बाद जो है हमने ये सोचा कि पाकिस्तान का जो पानी है वो मुअत्तल कर दिया जाए, यानी वो यकतरफा तौर पे उस मुअत्तली के अभी भी ख्वाहिशमंद हैं और उन्हें ये लग रहा है कि हमने ठीक किया है। और सुनने में ये भी है कि नीलम का पानी भी शायद उनकी तरफ से बंद कर दिया गया, और फिर ये कहना कि पानी जिसके ऊपर पाकिस्तान का हक नहीं है हम पाकिस्तान की तरफ जाने ही नहीं देंगे, ये किस हद तक एस्केलेशन वाला मामला फिर बढ़ रहा है? बहुत बुरा। ये तो मैं तो समझता हूं किस किस्म का आदमी है, ये दीवाना हो गया है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आई एम रिस्किंग अ न्यूक्लियर वॉर, और मैं अभी तक प्रूफ नहीं कर सका कि ये हरकत जो हुई है ये पाकिस्तान ने किया है। माने मैं नहीं कह रहा हूं कि ये हरकत, इसका प्रूफ ऐसा हो कि दूसरे सब मान गए और पाकिस्तान नहीं मान रहा है। कोई नहीं मानता है। आज मैंने 2 आर्टिकल्स पढ़े हैं कि किसी को नहीं पता चलता है कि ये क्या है। क्या ये कश्मीरियों ने किया है इसलिए कि हिंदुस्तान उनको मार रहा है इतना? क्या ये कोई दूसरा इरादा है? किधर है पाकिस्तान का हाथ? और आपको पता है हमने बार बार बात की है कि कितना दूर ये लोग आए, अनडिटेक्टेड इन द मोस्ट मिलिटराइज कंट्री इन द वर्ल्ड, आके 26 लोगों को मार के, जिसमें से इसमें भी एक मुसलमान भी था बकौल इंडिया, और फिर वो चले गए। देखिए खुदा। और वो जो लड़का था वो 7 साल 10 साल का, वो लड़का स्टेटमेंट में दिया है कि वो फौज उनकी उधर बैठी हुई थी, उनको सुना आ रहा था कि क्या हो रहा है, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए कन्विंसिंग एविडेंस तो दो। अगर तुम एक न्यूक्लियर वॉर शुरू करना चाहते हो तो कम से कम जिस बुनियाद पे तुम स्टार्ट करना चाहते हो उसका तो ये दो सबूत, तो अपने लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लोगों को। इसलिए आप देख रहे हैं किस किस्म की गालियां पड़ रहे हैं। कोई नहीं, इंडिया में भी नहीं मानते हैं। तो ये हद है, दिस इज टू मच। अच्छा दूसरी बात ये है
कि इसने तो सिर्फ ये नहीं किया है, कहा है यासर जो आपने कहा है, इसने कहा कि हमारे जो रिवर्स हैं वो हमारे हैं। इसके मतलब है कि जो रिवर्स उन्होंने दे दिए थे अंडर द ट्रीटी उसको वो रिवाइज करना चाहते हैं। इसके माने ट्रीटी साइन करो और फिर जब कोई और गवर्नमेंट आए कहने नहीं ये अच्छा नहीं है, स्क्रैप इट। क्या फिर ट्रीटी का मकसद क्या है? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अ ट्रीटी? कागज की जरूरत क्या है? जो मर्जी करना चाहते हो तुम, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई अग्रीमेंट नहीं है, तुम एक रोग स्टेट हो। मैं तो समझता हूं ये स्टेटमेंट ऑन इट्स ओन, अगर इसको आप उसके अल्फाज को ट्रांसलेट करें जैसे आपने कहा है, और ये एक इमरजेंसी मीटिंग करें न्यूक्लियर इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, और कहें कि लिखा हुआ है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कि थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी, ये थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी है इसलिए कि अगर इसने हमारे पानी रोकने की कोशिश की, अगर वो नदियां जो हमारे को दिए गए हैं अंडर द ट्रीटी जो उन्होंने साइन किया है, अगर ये नहीं मिलते और तो फिर एक जंग होगा बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर्स। तो ये एक थ्रेट तो हमें दे, एक फैसला करें और कहें हु इज राइट हु इज रॉन्ग और क्या होना चाहिए। सही। मैं तो कहता हूं कि उठाओ इस मतलब को, खुदा के लिए उठाओ। इसने तो उठाया है, मूडी ने तो उठा दिया है ना, तो आप क्यों नहीं उठाते हैं? ठीक। तो हलाली साहब इस मसले को उठाने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो जब इत्तेफाक था उस वक्त तो हम ये कह सकते थे, लेकिन अब जो पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल बन रहा है, क्या ये भी मोदी की फेवर में नहीं जाएगा? 100% बिल्कुल। इसलिए तो मैं कुछ ऊंची आवाज में बोल रहा हूं, मैं मान ही नहीं सकता। ये जो टाइमिंग है इस स्टेटमेंट्स का, मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसे वक्त कोई ऐसे स्टेटमेंट देना चाहिए। यानी अभी इस मौके के ऊपर इस तरह का बयानिया जो है उसको फिर से तकवीयत देना, वो दुश्मन के बयानिए को तकवीयत देने के मुतरादिफ है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे, इमले के ऊपर मजीद डिस्कशन होगी। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जिस वक्त में भारत की जारहियत की जो ख्वाहिश है वो अभी दम नहीं तोड़ रही, मुख्तलिफ मवाक़ों के ऊपर मुख्तलिफ हरबे आजमाए जा रहे हैं। खुजदार का वाक़या जिस तरीके से हुआ, हजीमत किस जगह पे निकाली गई और किस तरीके से निकाली गई, तो हमें किस हद तक चौकन्ना रहना है। हिलाली साहब, बजट आ रहा है सर, और बजट के हवाले से खदोखाल जो है वो उसके वज़ा किए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि एक तरफ हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क हमने मुकाबला कर लिया, अपनी हैसियत से बढ़ के किया है और उसके नतायज हौसला अफजा निकले, तो अब मुस्तकबिल में हमें किस तरफ को तवज्जो देनी है? कौन से लूप होल्स हैं जिनको ओवरकम करने की ज़रूरत है? यासर, क्या मैं आपको बताऊं, बजट की आपने बात की है, चलिए आ जाते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर पे। हम खर्चते हैं 8 बिलियन, हिंदुस्तान खर्चता है 80 बिलियन, 10 गुना ज्यादा। वो हमारे से 10 गुना ज्यादा वैसे है पॉपुलेशन में, साइज में और क्या कहते हैं वेल्थ में। तो आप समझते हैं कि जब आप 10 गुना कम पैसे खर्चते हैं फिर भी ऐसे मुल्क को आप हरा सकते हैं जंग में? जो हमने किया है एक कमाल है। मगर मैं समझता हूं कि आप 8 बिलियन और उनका 80 बिलियन, यू कांट कैरी ऑन लाइक दिस, ऐसे तो नहीं हो सकता है। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप और पैसे नहीं डिवोट कर सकते हैं, आप दुआ करते हैं कि हमारे पास दोस्त ऐसे आएं जो हमें मदद करें। और ये खुदा ने आपका एक लिहाज से दुआ को कबूल किया है, इसलिए ये चीन जो आपको पैसे दे रहा है, चीन कह रहा है 50% कम बे हम तुम्हें ये बेचेंगे, और आपको पता है जब वो कहता है 50% कम, तो वो 50% जो बाकी है वो सॉफ्ट टर्म्स पे ले लो। सॉफ्ट टर्म्स कभी कभी उसका मतलब होता है कि दो ही मत। आपको पता है ये तो हुआ है ना, दो ही मत, माफ कर दिया, कम्यूटेड सो टू स्पीक।
देखिए, खुदा के लिए समझिए, हमारे लोगों के एक्सपेक्टेशंस जो हैं, हमारे लोगों अपने इंस्टीट्यूशन से फौज से जो एक्सपेक्टेशन है कि क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, सब चीज़ करके लड़ेंगे, मगर हर वक्त ये ऑड्स जो होते हैं 10 गुना, तो कम से कम हमारे पास वेपन्स ऐसे होने चाहिए या पैसे ऐसे होने चाहिए जो हम वो हथियार खरीदें जो इंडिया से बेहतर हो। इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज़्यादा, इंडिया के पास इन एवरी सेंस क्वालिटी क्वांटिटी, चलिए आपके पास ये ज़्यादा है, जोश और वलवला आपका ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा है, मगर जोश और वलवले से तो नहीं जीतते ना। आप क्यों जीता ईस्ट पाकिस्तान में? कितने डिविजन्स थे इंडिया के ईस्ट पाकिस्तान में? 10। ये जो मैनेकशॉ फील्ड मार्शल बना है 10-1, इसके 10 इसके पास थे तो हमारा एक डिवीजन। ये 90,000 लोग आप सुनते रहते हैं, कितने थे एक्चुअली फाइटिंग फोर्सेस? 43,000। वो जो दूसरे थे वो सब कैंप फॉलोअर्स थे, वेट वो जो चीजें आते हैं मदद करते हैं, वो बैटमैन ये वो। तो देखिए, कहने की बात, औरतें भी इसमें शामिल हैं और उनके साथ जो थे वो भी शामिल हैं, जो लोग एक डिवीजन के साथ इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जो सर्व करते हैं, सर्विस स्टाफ ऑफ द डिवीजन। तो कहने की बात ये है, हिंदुस्तान ने 10-1 जीता है, इसलिए कि वो 10 थे और हम 1 थे। इस दफे हम 10-1 थे मगर 10 गुना ज्यादा को हराया है। खुश रहो। हम कहते हैं हम लड़के मरेंगे, बेहतर है कि आपके गुलाम हो, इसलिए तो पार्टीशन हुआ था। क्यों आप समझते हैं वो पार्टीशन नहीं मानते हैं? 25 साल नेहरू ने कहा था पाकिस्तान को मैं देता हूं, अभी तक हम हैं। और वो जो बांग्लादेश बना, उनको बेचारों को वो भी कहते हैं काश के वो नहीं होता, इसलिए कि ये जो गुलामी हिंदुस्तान की, वो देखें कैसे उन्होंने रिवोल्ट करके निकला। अब तो वो लड़ने के लिए तैयार हैं, वो तो जंग के लिए तैयार हैं। तो देखिए, हमारे लोग को एक्सपेक्टेशंस को कम करना चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए क्या ऑड्स क्या हैं और लड़ना चाहिए, ठीक है, और फिर तैयार भी होना चाहिए। हेलाली साहब नहीं है तो आप ये देखिए कि इस सारे वक्त में हिंदुस्तान ने बड़ी तगोदो की, IMF को बड़ा मनाने की कोशिश की कि देखें जी ये दहशतगर्द मुल्क है, इनको जो आप फंडिंग कर रहे हैं इसको रिव्यू करें। बग़ैर किसी हिलो हुज्जत के IMF ने जो है वो हमें अगली किस्त जारी कर दी। क्या हम इस पोजीशन में हैं कि IMF से रीनिगोशिएट कर सकें, या बार बार अमरीकी सदर जो हमारा नाम ले रहे हैं, क्या हमारा पोस्चर इतना बन चुका है कि हम अपने अवाम को रिलीफ देने के लिए उनसे कोई नरमी वाला मामला करवा सकते हैं? करवा सकते हैं, अगर हम अमेरिका को अप्रोच करें, चीन को अप्रोच करें, क्यों नहीं? आखिर ये सब मुल्क हैं, बड़े मुल्क हैं, परमानेंट मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल का, उनको पता है हमारे क्या कमियां हैं, हमारे कितना हम क्या कर रहे हैं। बात असल ये है ना कि आपके गवर्नमेंट्स जो हैं, जो पैसे खर्चते हैं, जो लूपहोल्स होते हैं, जो करप्शन होता है, जो टैक्स इवेजन होता है, ये सब वो उनको पता है। उनके लोग बैठे हुए देखते हैं कि असेसमेंट ये होता है, निकलता है उतना है, किधर है? चोरी हुई है, करप्शन हुआ है। आई एम सॉरी, आपके कौन सा लीडर है जिसके खिलाफ करप्शन चार्ज नहीं है? एक मुझे बता दें जिसके खिलाफ करप्शन चार्ज नहीं है, जब तक आप सोच सकते हैं। गो बैक। अच्छा, मैं हिलाली साहब अगर सोच भी लूं तो मुझे ये बताएं कि उसमें जितनी सजा हुई उतनी सजा किसने काटी है? ये भी बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, यूर राइट। तो इसके माने कोई सजा होता ही नहीं है, इसलिए करप्शन होता है। 14 मिलियनेयर्स हर साल, 14 मिलियनेयर्स, करोड़पतियों को हर साल एक्सिक्यूट किया जाता है चीन में करप्शन के लिए। मैं तो समझता हूं कि आप आईडी कार्ड देते हैं लोगों को कि दिखाओ तुम्हारा आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड से तो बाप का नाम पता चलता है, एड्रेस पता चलता है ना। आईडी कार्ड पे ये भी लिखें कि टैक्स इसने दिया क्या है कि नहीं, कितना टैक्स इसने दिया है।
और जब वो उसको पकड़े कोई ऐसी जगह, उसने कहा तुम टैक्स इतने देते हो, तुम इस रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, तुम्हारे खिलाफ चार्ज है, जाके कोर्ट में प्रूफ करो कि तुम अफोर्ड कर सकते हो, या एक्सप्लेन करो कि तुम्हारे पैसे इधर किधर से आते हैं। पकड़े ना, ये तो होता है दूसरे मुल्कों में, क्यों नहीं हो रहा है हमारे मुल्क में? आपको पता है रूस में जब आईडी कार्ड निकलता है आपका लेटेस्ट एड्रेस, ये फिर वो पूछते हैं तुम मॉस्को के सिटीजन है, तुम यारोस्लाव एक छोटा सा शहर है उसके बाहर, तुम उधर क्या कर रहे हो बताओ हमें, तुम रहते किधर हो बताओ, किधर, ये वो। देखिए मतलब है कि गवर्नमेंट को करना चाहिए ना, हमारे लीडर्स का काम ये है कि एक सेट दें, एक सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दे के उसको इत्तेफाक करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो क्या फायदा होता है? कौन सा, कितने लोग, आप किस मुल्क में, आप मुझे बताएं, टैक्स नॉन टैक्स पेयर का एक स्टेटस होता है, क्या कहते हैं, नॉन क्या लफ्ज है, एक तो है टैक्स पेयर, एक नॉन फाइलर सर, जो नॉन फाइलर दूसरे मुल्क में जेल में जाते हैं। पाकिस्तान में तो नॉन फाइलर्स को वो कहते हैं अब ज्यादा पैसे दो अगर तुम गाड़ी मांगते हो। भाई गाड़ी जब वो लेगा तुम उससे थोड़ा सा टैक्स ज्यादा लोगे, ज्यादा पैसे लोगे, बट व्हाट अबाउट हिज होल लाइफ? और कितने चोरी की या स्मगल गाड़ियों को वो चला रहा है। नॉन टैक्स फाइलर है ही नहीं मुल्क में, दूसरे मुल्कों में। ये हमारे लिए एक स्पेशल कैटेगरी है, करप्ट लोगों के लिए। तो हिलाली साहब, ऐसे रूल्स हो, ये कल कादिर खान बंदोखेल साहब थे हमारे साथ प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा जी कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये नहीं चलने देती मुल्क को, ये जो है ये हावी हो जाते हैं निज़ाम के ऊपर। तो जो मुद्दत है वो अगर कोई पूरी करे तो तभी ये ब्यूरोक्रेसी काम कर सकती है, वगरना अगर हर सूरत में तहरीक ब्यूरोक्रेसी सर पर रहेगी। जी गुड क्वेश्चन। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपका क्या ख्याल है जब मैं रिटायर हुआ था 60 साल की उम्र पे, मेरा क्या तनख्वाह था, रिटायरमेंट पेंशन क्या था मेरा? मैं आपको बताता हूं 2003 में 25,000 रुपीज अ मंथ। मैं अपने बाप के तहखाने में रहता था, मेरी वाइफ काम करती थी, एक्ट करती है, वो ड्रामा करती है टीवी पे, उससे हम पैसे लेते थे। उसकी कमाई के पैसे, ग्रेड 22 ऑफिसर रिटायर कर रहा है, 25,000 का उसका ये है। यार खुदा के लिए, ठीक है 2003 में, मगर 2003 में क्या था 25,000 रुपया, आप मुझे बताएं। कहने की बात यह है कि आप लोगों को पीनट्स देते हैं और तुम कहते हो हाथी के लिए काम करो। नो, जैसे वो कहते हैं पीनट्स दो तो वो मंकीज मिलेंगे आपको। कौन नहीं समझता है? सबसे बड़ी चीज है इस दुनिया में कि आपके पास प्लॉट ना हो जब आप रिटायर होते हैं। वो कैसे मिलता है प्लॉट? कैसे सर? किसी ना किसी पॉलिटिशियन, किसी ना किसी ओहदेगार जो जिसके लिए आप काम करते हैं, आप कहते हैं साहब मेहरबानी से 500 गज का कुछ मुझे दे दे, मैं रिटायर हूं, ना मेरे पास कुछ नहीं है, ना पैसे है 6 करोड़ देने के लिए, तो कुछ तो दे दें। यार बात यह है कि आपका तनख्वाह दे के अब तो बढ़ गया है। मेरा तनख्वाह जो 25 था अब मेरा 3.5 लाख है। और ये जरदारी साहब की मेहरबानी है कि हर साल जब वो पावर में होते थे वो कंपाउंड 15% बढ़ाते थे, 15% ऐसे होता था। एक दफे मैं गया था बेनजीर बीबी मोहतरमा के साथ, हम कोरिया में थे, तो कहने लगी तुम एक्सरसाइज करते हो, ये लो स्ट्रेस टैब, ये क्यों नहीं लेते हो? मैंने कहा जाके आपने देखा है इसकी कीमत क्या है? उस वक्त सोल में, साउथ कोरिया में, वो $100 के लिए था वो चीज। मैंने कहा आई कांट अफोर्ड। कहती है ठीक है मैं ले लेती हूँ तुम्हारे लिए ये वो। भाई आप क्या समझते हैं हम लोगों को तो जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, अगर आप उनको ठीक से क्या इसका आप मुतबादिल क्या समझते हैं कि जब आपकी इकोनॉमी जो है
वो भी बर्दाश्त ना कर पाए। आप अभी ये देखिए कि प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, अगर सरकारी मुलाजमीन है, एक बड़ी खेप की बात करता हूँ मैं, क्रीम की बात नहीं कर रहा, मीडियोकर या निचली सतह वाले लोग, उनकी सैलरी और सरकारी मुलाजमीन की सैलरी में बहुत ज़्यादा सर फ़र्क होता है। अभी एक रिपोर्ट नेशनल असम्बली में जमा करवाई गई जिसमें बताया गया कि 3 सालों में 3500 करप्ट सरकारी अफसरान गिरफ्तार हुए हैं। अब ये जो गैप है इसको कैसे फिल करना है, या निज़ाम किस तरीके से ठीक होगा जब आपके पास पैसा भी कम हो और आप मराहत भी कम दे सकें? देखिए, जिन लोगों ने 5 लाख से ज्यादा स्मगल किया है उनको तो आप सजाए मौत दे देना फौरन। अच्छा, इसलिए कि आपका मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता है, सजा दे दे, आप देखें कितना कम हो जाता है। जिन लोगों ने दूसरा को कहे 10 साल, दूसरे को कहे 5 साल, आप देखें तो सही क्या होता है। आपके कानून बहुत हैं, इंप्लीमेंट करें उसको, आप देखेंगे कितना कम हो जाता है। आपने कभी देखा है पाकिस्तान में एक वन वे स्ट्रीट को क्रॉस करने के लिए दोनों तरफ 3 दफे देखने पड़ते हैं, इसलिए कि अगर एक तरफ से देखे जाएं, आप वन वे ही देख के जाएं, आप तो मर जाएंगे। आइए, मैं कराची में, आप मेरे साथ आए, जमजमा में वन वे स्ट्रीट में जाके क्रॉस करें। आप अगर दोनों तरफ दूसरे जो रॉन्ग वे में 3 दफे आप ना देखें, आप तो मर जाएंगे। कहने की बात है, नो लाइट्स, नो हेलमेट्स, नथिंग। यार, दिस इज ए लॉलेस सोसाइटी। और पुलिस वाले बैठे हुए हेलो हेलो कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं साइकिल से। सर, हेलमेट से याद आया, कता कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ। पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, एक वार्डन ने रोका किसी शख्स को और उससे पूछा कि हेलमेट क्यों नहीं पहना। कहता है हेलमेट होता किस चीज़ के लिए? कहता मेरी सेफ्टी के लिए ना, मैं अगर हेलमेट नहीं पहनूंगा तो किसी की तो बर्बादी नहीं ना होगी, मेरी होगी। तो कहता है मुझ पे किस बात का जुर्माना लगेगा भाई? ये पाकिस्तानी लॉजिक है जी। नो, इसका कोई जवाब ही नहीं है। इसको तो ऐसे बात करने के लिए ही 2 साल रख दे अंदर। नहीं, इट्स इम्पॉसिबल, आप कुछ नहीं करते। ठीक, हिलाली साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद इस पूरे मंजरनामे में मजीद बात होगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या दीगर इत्तेहादी जमातें मुस्तकबिल करीब के अंदर ऐसा लाहेअमल कैसे तरतीब देंगी और क्या तरतीब देंगी कि जिससे मफाहमत की जो फ़ज़ा है वो पाकिस्तान के अंदर बरकरार रह सके। माजी करीब से जो मंजरनामा यकसर तब्दील हुआ और जो यगानगत एक दिखाई दी है, अभी रफ्ता रफ्ता फिर लहजों के अंदर हम तलखियाँ मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर देख रहे हैं। तो ये तलखियाँ क्या ख़त्म होंगी या फिर रवायती सियासत की ही वापसी होगी? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब ने। नदीम अफजल चंद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इस वक्त बात ये हो रही है कि डेलीगेशन जो बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर करने के लिए गया, उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की शमूलियत ना होने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि उसमें शामिल ना होना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की ही गलती है, उनकी अपनी ही कमी कोताही है, या फिर वफाकी हुकूमत इससे बढ़ के कोई इकदाम उठा सकती थी? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो कोई इतराज़ नहीं है कि कौन डेलीगेशन में शामिल होता है या कौन नहीं। तो हम तो हुकूमत की रिक्वेस्ट को इस मुल्क के लिए बिलावल साहब ने अपने आप को पेश किया है। मेरे ख्याल में अगर तमाम फोरम इस्तेमाल किए जाते PTI की तरफ से, उनकी मेच्योरिटी का मुजाहरा होता, तो शायद ये वक्त भी ना आता कि वो इस डेलीगेशन से मिस होते। अच्छा, ट्रस्ट डेफिसिट है, इत्मीद का फुकदान है। इत्मीद का फुकदान होने की वजह से मेरे ख्याल में हुकूमत और PTI के दरमियान शायद वो किसी अहम डेलीगेशन में शामिल इसलिए नहीं हो पा रहे। अदरवाइज तो सेनेट के डेलीगेशन जा रहे हैं, कौमी असम्बली की जा रहे हैं, और सब में PTI की नुमाइंदगी है, PTI के लोग जा रहे हैं, पूरी दुनिया में डेलीगेशन में जा रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि जंग है और जंग में बड़ा हाई प्रोफाइल एक डेलीगेशन जा रहा है, तो कोई हर्ज नहीं अगर वो भी शामिल हो जाए। लेकिन वो शायद उनकी अपनी कुछ ऐसी मिसकम्युनिकेशन है गवर्नमेंट के साथ या सिस्टम के साथ, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के हवाले से उन्होंने कभी किसी ब्रीफिंग में शिरकत नहीं की या कभी कोई ऐसे फोरम पे जहां बुलाया गया हो और वो
ब्रीफिंग में आए हों, इस वजह से शायद वो मिस हो गए, लेकिन अगर शामिल हो जाए तो पीपल्स पार्टी को तो कोई इतराज नहीं। राणा साहब, आप सवाल कर सकते हैं। सब मौजूदा हालात में अचानक से मुस्लिम लीग नून ने दोबारा तोपों के रुख जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ खोल दिए हैं। चंद दिन पहले तक तो ये था कि तमाम सियासी जमातों में मुफाहमत हो गई है और तमाम सियासी जमातें जो है वो अब एक पेज पे आ गई हैं, लेकिन आज तो बिल्कुल इस तरह लग रहा है जैसे कि दोबारा से वही माहौल बन गया है। तो आप क्या समझते हैं, हम एक कौम बनते बनते दोबारा क्यों टूट गए? मेरे ख्याल में जी सियासत और इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो मैं समझता हूँ जो सिक्योरिटी के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से या नेशनलिज्म के हवाले से, उनमें हमारी इख्तलाफात नहीं होना चाहिए और हमें एक कौम बन के नजर आना चाहिए। और ये जंग के मामलात में जब जंग के जारहियत इंडिया ने हमारे ऊपर की तो मेरे ख्याल में बड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तमाम पॉलिटिकल फोर्सेज ने, और अब हुकूमत का काम था कि उस चीज को आगे लेके चलते। पहल हुकूमत को करनी चाहिए थी, और मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत अभी भी वक्त है कि मुल्क में छोटे मोटे इख्तलाफात हर चीज पे, इलेक्शन के ऊपर या बजट के ऊपर या गवर्नेंस के ऊपर हमारे होते रहेंगे इख्तलाफात, वो चलते रहेंगे। लेकिन जब हमारा एक ऐसी हिंदुआता सोच के साथ, मोदी के साथ मुकाबला है और हमें फॉरेन पॉलिसी के हवाले से या इंटरनेशनल एक ऐसी पिक्चर देनी है कि हम पूरी कौम इकट्ठे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि हुकूमत तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को और तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे रखे। अगर हुकूमत नहीं रख पाती तो ये हुकूमत का फेलियर होगा। नहीं चंद साहब, अगर देखा जाए तो आजकल की जो तकारीब हो रही हैं उसके अंदर बाकायदा तौर पे ये अब फिर से वही बात की जा रही है कि जितना नुकसान 9 मई ने पहुंचाया पाकिस्तान को, इतना तो भारत ने भी नहीं पहुंचाया। तो जब एक मामले के ऊपर एतराफ़ ये कर लिया जाए कि ये जहाँ पे यकजहती दरकार थी वहाँ पे तमाम जमातों का किरदार बहुत अच्छा रहा और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम भी लिया जाए, और फिर इस मौके पे आके जब दिन गुजर जाएं तो फिर हीट ऑफ द मोमेंट तो इसे कहा नहीं जा सकता, ये तो फिर प्री प्लान्ड एक नज़रिया ही कहा जा सकता है। जी इस वक्त अदल का फुकदान है और अदल का कोई आइडियल मॉडल नहीं है हमारे निज़ाम में, जिसकी वजह से ये छोटी मोटी ऐसी चीज़ें उभर रही हैं कि हम वाक़यात के प्रॉपर इंक्वायरीज भी नहीं कर पाते और उसकी प्रॉपर सजा जजा भी नहीं होती, ना तयन होता है कि कौन कसूरवार है। लेकिन हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो रिवर्स हुई हैं दोबारा। तो अब भी मैं समझता हूँ कि मैं अक्सर कहता होता हूँ कि 9 मई यकीनन बहुत बड़ा वाक़या था, लेकिन जो 10 मई का मार का हक था वो उससे कहीं बड़ा था। अच्छा नदीम अफजल चंद साहब, ये तो हो गया, अब आप मुतमिन हैं, पंजाब में आप रहते हैं और कहा जा रहा है कि पंजाब में साफ सुथरा पंजाब में मेडिकल की सहूलियात, पंजाब में हर दुनिया की सहूलत बेहतरीन जो है वो पंजाब में मिल गई है। आप पंजाब में रहते भी हैं, आप अवामी भी हैं, आप हर जगह पे भी जाते हैं, क्या वाकई पंजाब में वो तमाम सहूलतें मिल गई हैं जिनका आप और मैं ख्वाब देखते थे? देखिए जी, हमारी वज़ीर आला बज़ाहिर तो बड़ी मेहनत कर रही हैं और अप्रिशिएट करना चाहिए को मेहनत करे तो, लेकिन देखना यह है कि क्या उसके फ्रूट्स या उसका रिजल्ट आवाम तक पहुंच रहा है। मेरे ख्याल में वो एक ब्यूरोक्रेटिक तरीके के साथ गवर्नमेंट चला रही हैं। उनकी हुकूमत में जो एक पॉलिटिकल या सियासी असर होना चाहिए वो नहीं है, और उनकी जो सिलेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी है वो ब्यूरोक्रेसी बजाय कोई प्रोजेक्ट बनाने पे या डिलीवर करने पे या उसका कोई विजन के मुताबिक काम करने पे, वो ज्यादा खुशामदाना पॉलिसियों पे अमल दरामद उनका है। इसी वजह से डॉक्टर्स का जो इशू है उसको सही तरीके से टैकल नहीं किया गया, ज़राअत को बिल्कुल सही तरीके से टैकल नहीं किया गया। ज़राअत को एक लाहौर में बैठने वाले या इस्लामाबाद में बैठने वाले ज़राअत पेशा लोगों को या ज़राअत को सौतन के तौर पे देखते हैं। शायद ये एक बड़ा रवैया इनका एक बहुत गलत है ज़राअत पेशा लोगों के साथ। और दूसरा, जो स्कूल प्राइवेटाइज हो रहे हैं उस पर एजुकेशन सिस्टम भी आपने गवर्नमेंट लेवल पे तबाह कर दी। तो मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में ये
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ लैप्सेस हैं और हुकूमत शायद पॉलिटिकल मशावरत पे भी बिलीव नहीं रखती, जिसकी वजह से वो डिलीवर नहीं कर पा रही। और जितना खर्चा एडवर्टाइजमेंट पे या इश्तिहारबाजी पे या चीज़ों को चमकता हुआ दिखाने पे पैसे जितने खर्च हो रहे हैं, अगर कोई एक शोबा पकड़ लिया जाता और इसमें से आधे पैसे उस शोबे पे लगा दिए जाते तो आज यकीनन नजर आ रहे होते। जिस तरह सिंध गवर्नमेंट में 21 लाख घर बनाकर करीब पहुंच गए हैं सैलाबजदा इलाकों में, और हेल्थ का सिस्टम है, आप जाएं पूरे सिंध में कहीं भी आप लिवर ट्रांसप्लांट या किडनी का ट्रांसप्लांट या बाईपास हार्ट का पेशेंट आप मुफ्त इलाज करवाना चाहें तो आप सिंध गवर्नमेंट वेलकम करेगी, आप किसी सूबे का डोमिसाइल भी नहीं पूछा जाएगा। अच्छा चंद साहब, आपने जब सिंध गवर्नमेंट की बात की है, आपको मालूम होगा कि गाहे बगाहे फैसल वावडा साहब जो हैं वो पंजाब हुकूमत पे बड़ी तनकीद करते हैं। पिछले दिनों पे भी उन्होंने बात की टिकटॉक वाली हुकूमत का, पता नहीं क्या क्या अलकाबात से नवाजा, केपी के बारे में भी वो बात कर देते हैं, लेकिन कभी उन्होंने रुख सिंध हुकूमत की तरफ नहीं किया या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं किया। आपकी कारकर्दगी बेहतरीन है या आपका उनसे रिश्ता बेहतरीन है? देखिए, फैसल वाडा साहब तो कराची के रहने वाले हैं और यकीन इस्लामाबाद में रहते हैं, उनकी अपनी एक राय है, मैं क्या उन पर कमेंट्स कर सकता हूँ। लेकिन आप मीडिया उठाकर देखें ना तो मीडिया में कराची का तो दखल चोरी भी या मोटरसाइकिल स्नैचिंग भी दिखाई जाती है, लेकिन पंजाब में जो इस वक्त ट्रांसफार्मर चोरीज हो रहे हैं, जो रोड डिकेटी है या रेवेन्यू के हवाले से जो लैप्सेस हैं, हालांकि इस हुकूमत में रेवेन्यू में बेहतरी आई है, लेकिन जो करप्शन है उसे पटवारी या किसी थाने में एंट्री आप मुफ्त मुझे दिखा दे तो कभी नहीं आपने मीडिया पे उस लेवल पे पंजाब की रिपोर्टिंग देखी होगी। जो अभी मैं सियालकोट इलेक्शन था तो कितने सालों से सियालकोट में एक ही जमात जीती आ रही है। यकीन जानिए PP 52 में मैं बहुत इलाकों में गया हूँ तो जो इंटर सिटी डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं उनका कोई हाल ही नहीं है, सड़कें बिल्कुल खस्ताहाली का शिकार है और सफाई का इंतजाम जो ठेकेदारों के हवाले किया गया और वो ठेकेदार दिहाड़ियां लगा रहे हैं, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के पैसे आप बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकल बॉडीज के फंड वैसे फ्रीज थे लेकिन साफ सुथरा पंजाब पे वो पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उन ठेकेदारों को कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अच्छा जन साहब, ये तो बताइएगा जरा कि पीपल्स पार्टी के वो तमाम मुतालबात पूरे हो गए जो हुकूमत के साथ थे, या हुकूमत ने जो आपको इक़्तिदार में हिस्सा तो नहीं कह सकते, इक़्तिदार में आपके साथ शेयरिंग करनी थी आपके कामों के हवाले से पंजाब में, उसमें कोई डेवलपमेंट हुई है? कोई आपको हौसला अफजा नताइज मिले हैं? कोई हुकूमत की तरफ से तसल्ली मिली है? राना साहब, जो हमारी पार्लिमानी पार्टी है, जो हमारे जीते हुए MPs MLAs हैं, उनको तो स्पेस दी जा रही है, उनके काम भी हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एज ए जमात, पीपल्स पार्टी के वर्करों को, पीपल्स पार्टी की तंजीम को, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को, जो नोटेबल्स हैं, उनको बिल्कुल स्पेस नहीं दी जा रही। हमारे साथ वही ट्रीटमेंट पंजाब में हो रही है जो किसी और पॉलिटिकल जमात के साथ हो रही है। सिर्फ इतना फर्क है कि हमें रात को कोई नहीं पकड़ता, दिन को पकड़ लेते हैं, बाकी फर्क कोई। अच्छा चंद साहब, आपने ये बात की तो मेरा एक सवाल है, एजाज चौधरी साहब के किसी वक्त में प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुए थे, अमल नहीं हुआ था तो गिलानी साहब ने कहा था तब तक शेयर नहीं करूँगा। आज जो है एमल वली खान साहब ने गिलानी साहब को ये कहा कि सर अगर आपके पास माइक बंद करवाने या खुलवाने से ज़्यादा इख्तियार है तो सर मैं इस सेनेट के अंदर नहीं रहूँगा जब तक चेयरमैन PTA का इस्तीफ़ा नहीं आ जाता। तो ये गिलानी साहब के इख्तियार के ऊपर पहले तो वो खुद बात कर रहे थे, अब सेनेटर भी बातें करना शुरू हो गए। देखिए जी, जहाँ तक प्रोडक्शन आर्डर्स किसी भी मेंबर की है, मैं समझता हूँ प्रोडक्शन आर्डर जरूर जारी होने चाहिए। ये साबका दौर में खान साहब की हुकूमत में भी उस वक्त भी नहीं होते थे, गलत होता था, और अगर आज भी किसी मेंबर को पार्लियामान के अंदर नहीं लाया जा रहा तो ये बिल्कुल गलत है। ये कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है, इससे जमहूरियत कमजोर होती है, जमहूरियत मजबूत नहीं होती। पार्लियामान कमजोर होता है, पार्लियामान मजबूत नहीं होता। अगर पार्लियामान को आपने कमजोर करना है तो यकीन जानिए इसका मतलब है कि आपने अवाम की राय को कमजोर करना है। तो इससे ज्यादा मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अहमद वली खान साहब वाला जो वाकया, उसकी फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए और उसकी सजा जजा होनी चाहिए। वो कोई इतना छोटा वाकया नहीं है। ठीक।
अच्छा चंद साहब, आप क्या समझते हैं, आप इस मौजूदा अभी भी जंग का खतरा नहीं टला, अभी भी कहा जा रहा है कि जंग का माहौल दोबारा बन सकता है, और जिस तरह कल हुस्तार में हमारे साथ किया गया, सबको पता है कि भारत ने, उसके पीछे भारत है, और अब भी भारत के अंदर जो तैयारियां हो रही हैं, क्या इस सारे माहौल में जब पूरी आवाम एक कौम बन गई थी, इसके लिए हुकूमत अब समझते हैं कि इसको इकट्ठा रखने में नाकाम हो गई है या कामयाब हुई है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जी हमें बिल्कुल जंग की तैयारी में रहना चाहिए और हमें एक कौम बन के रहना चाहिए, और हमारा बड़े मकार दुश्मन से और एक इंतहा पसंद सोच से मुकाबला है, और हमारी अवलीन तरजीह जो है वो अपने पड़ोसी ममालिक से जिनसे अच्छे तल्लुकात हो सकते हैं ज़रूर करने चाहिए, जिनसे तजारत हो सकती है। और हमें जहाँ तक इंडिया का तल्लुक है तो कश्मीर के मामले के बगैर तो हमारे मामलात आगे बढ़ नहीं सकते, तो उससे हमारे जब तक उसके इलेक्शन नहीं हो जाते तो हमें उसकी सोच से खतरा है। और इलेक्शन में मेरे ख्याल में इंडियन जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, अब उनको भी एहसास हो गया इंडिया के जमहूरियत पसंद लोगों को, जो इंतहा पसंदाना सोच नहीं रखते, जो उनका मीडिया एक फेक मीडिया, फेक न्यूज और एक अजीब सा बोंडा किस्म का उनका मीडिया की मैंने कमेंट्री देखी है, तो मेरे ख्याल है उन सब एक सोच को शिकस्त होगी। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा एक कौम बनना और ये मैसेज जाना इंटरनेशनल लेवल पे कि हम एक हैं। और ये पहले भी जो इंडिया ने हमला किया है, शायद हम पिछले 2 सालों से एक ऐसा मैसेज दिया जा रहा था कि पाकिस्तान की अवाम और अफवाज में इख्तलाफात है, दरार पड़ चुकी है, लेकिन कौम ने साबित किया कि वो अफवाज के साथ खड़े हैं। और मैं समझता हूँ कि इस स्पिरिट को हमें ख़त्म नहीं होने देना चाहिए किसी सूरत में, राना साहब। और जो कोई भी अपने बयानात दे के या अपनी छोटी छोटी 1.5 इंच की मसले बनाकर जो अपनी सियासी बर्तरी हासिल करने के लिए इदारों को इस्तेमाल करके जो कोई भी कर रहा है वो मुल्क के खिलाफ साजिश है। और इस वक्त मुल्क को मजबूत करने के लिए हमें एक कौम का होना जरूरी है, एक सोच का, और नजर भी आना चाहिए कि हम कौम एक है। बाकी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन मैं समझता हूँ ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमती जमात की ये ज्यादा जिम्मेदारी है, और पीटीआई के लोगों को भी इसमें मेजोरिटी का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की यूथ को हमें तकसीम नहीं होने देनी चाहिए। यूथ ने बहुत बड़ी जंग लड़ी है, और मैं सलाम पेश करता हूँ अपने ओवरसीज को, अपने यूथ को, जिन्होंने बिलावल भुट्टो की तरह एक जंग लड़ी है अपने इख्तलाफात भुला कर। तो मेरे ख्याल में जब लोग ऐसी सोच मुल्क में परवान चढ़ रही हो तो उस सोच को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको सलाम पेश करना चाहिए, बजाय उसको ताने देने के या उसको किसी और मसलों में उलझाने के। तो ऐसी जो सोच को परवान नहीं करने चल रहे, वो मेरे ख्याल में साजिश है हमारे सिस्टम के खिलाफ, हमारी जमहूरियत के खिलाफ और हमारे मुल्क के खिलाफ। अच्छा चंद साहब, एक आखिरी सवाल, जब आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो है हम भारत के ऊपर भी एतबार नहीं कर सकते, हमें चौकन्ना भी रहना है, आप ये देखिए $80 बिलियन का उनका बजट, $8 बिलियन का हमारा बजट, तादाद में कम होने के बावजूद, हजम में कम होने के बावजूद, इस्तेदाद में कम होने के बावजूद भी खुदा ने हमें जो है वो फतह नसीब की। तो क्या हमें इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम अपने बजट के अंदर भी इजाफा करें? देखिए जी, बजट के ऊपर करना चाहिए। जिस तरह बलूचिस्तान में आपने पहले जिक्र किया, मैं APS का जो एक APS 2 करने की कोशिश है, मासूम बच्चों को, कौन दहशतगर्दी या गजा में मासूम बच्चों को मारा जा रहा है या बलूचिस्तान में या इससे पहले APS में। लेकिन मेरे ख्याल में बजट तो बिल्कुल ये पार्लियामान का हक है, पार्लियामान में डिबेट होनी चाहिए, जो जरूरतें हैं हमारे दिफाई निज़ाम की उसको पूरी करना चाहिए। लेकिन साथ हमारे जो अलल्ले तलल्ले हैं, जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, बजाय स्विमिंग पूल बनाने के या गोल्फ कोर्सेज पे या किसी और जगह पे पैसे खर्च करने के, या रेस्ट हाउसेज के ऊपर, या जिस तरह GOR में रेस्ट हाउसेज बनाए जा रहे अरबों रुपए के, रावल डैम के रेस्ट हाउसेज के ऊपर, तो मेरे ख्याल में अगर ऐसे पैसों का कट करके आप अवाम के सेहत और तालीम के साथ दिफाई बजट में भी जो जरूरत है वो पूरी करें, कौम को तो कोई इतराज नहीं होगा। कौम को कोई एतराज़ नहीं होगा अगर दिफाई महाज के ऊपर बजट में इजाफा किया जाए। बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।